This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल कि एआई एजुकेशन और स्पेशली इन मीडिया। एआई कंटेंट क्रिएशन में यूज़ हो रहा है, एआई कंटेंट कुरेशन में यूज़ हो रहा है। बीबीसी ने एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जूसर इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने न्यूज़ रूम के अंदर। ये एआई सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, ये उन टीचर्स को लेते हैं, उनका नैरेटिव डिज़ाइन करते हैं। मीडिया के स्टूडेंट को और मीडिया के तालिब इल्म को अब ये कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी और ए टूल भी सीखने पड़ेंगे। डिजिटल मीडिया सीखें और डिजिटल मीडिया के सॉफ्टवेयर आप सीखें। जिस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर आर प्रोग्रामिंग है, टैबलो है, उसके अंदर यूएमटी का सोल एजेंडा ही यही है कि हमने स्किल्स देनी है और एआई बेस हमने एजुकेशन देनी है। हम चीज़ें सीख रहे हैं, नए टूल सीख रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं वहाँ चीज़ें हैं ही नहीं। जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको अपनी सेल का आउटपुट चाहिए होता है, उनको चेंजिंग ट्रेंड्स चाहिए होते हैं, फ्यूचर के ट्रेंड्स उनको चाहिए होते हैं। इन्फॉर्मेशन को कभी हार नहीं है, इन्फॉर्मेशन की हमेशा नीड रहेगी इस माशरे के अंदर। तो इसलिए मैस मीडिया तो कहीं जाने वाला नहीं है। का माशाल्लाह यानी इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, एकेडमिया का भी एक्सपीरियंस है। दोनों को आप किस तरीके से आप समझते हैं, क्या गैप्स हैं? इसको हम लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं कि वो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स हैं। वो कहते हैं कि आप स्टूडेंट नहीं सही प्रोड्यूस करते, एकेडमिया कहते हैं जी आप बच्चों को प्लेस नहीं करते। दोनों तरफ से एक्विजिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैगाम पॉडकास्ट का नया एपिसोड, और आप आज का ये एपिसोड जो है वो यूएमटी का तावन से पेश किया जा रहा है। और यूएमटी एक एआई बेस्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस मुतारफ़ करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आज का हमारा ये एपिसोड जो है वो यूएमटी से स्पॉन्सर्ड है। तो नाज़रीन, आज के जो मेहमान हैं वो मीडिया इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया एकेडमिया को जो दोनों को अच्छी तरह समझते हैं। और हम आज बात करने जा रहे हैं कि एआई इन मीडिया जो फ्यूचर है वो कोई एक अब कह लें कि तरक्की है या खौफ है। अभी तो ये बात हो रही है कि जब एआई आएगा तो इतनी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और मीडिया का जो लैंडस्केप है वो चेंज होने जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि एकेडमिया को भी समझते हैं और मीडिया इंडस्ट्री को भी समझते हैं, उनसे हम उनकी इनसाइट लें कि ये जो होने जा रहा है ये क्या है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि मीडिया इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो सफ़र है आगाज़ कहाँ से हुआ और यहाँ तक पहुँचने की ज़रा मुख्तसर कहानी भी ज़रा सुनाइए ज़रा। पाशा साहब, देखें, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा करते थे और आप भी हमारे साथ ही होते थे, तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का कोई इतना ब्राइट हमें फील्ड एक्सपोजर नज़र नहीं आता था, सच्ची बात। हालांकि बड़ा हाई मेरिट हमने लेके हम आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। कोई 3 जगह पे पूरे पाकिस्तान में मैथ्स काम होता था, 4 जगहों पे और कहीं नहीं होता था। तो फिर आपने देखा कि मुशर्रफ साहब आए, 99 का कू हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खैर के अंदर शर छुपा होता है और शर के अंदर खैर भी छुपा होता है, आपने बस तलाश करना होता है। तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई पाकिस्तान के अंदर, अखबारों के अंदर भी हमने काम किया। फिर टीवी चैनल स्टार्ट में करियर, वही बैच जब हमारा एंड हुआ तो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई। तो फिर सारे चैनल हमें मिल गए पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पीटीवी वर्ल्ड है, फिर आज टीवी, फिर एक्सप्रेस है, फिर 92 चैनल है, कैपिटल टीवी है, समय है। तो ये बड़े बड़े चैनल्स के प्री लॉन्चिंग फेज़ के अंदर भी काम करने का इत्तेफाक हुआ है। और फिर इन चैनल्स के अंदर पहले लिटरेचर व्यू नहीं था कि किस तरह का प्रोग्राम बना हुआ है, पहले कोई प्रोग्राम था ही नहीं। तो हम जितने भी प्रोग्राम बनाने थे वो पूरी एक क्रिएटिव सोच से, घंटों हम सोचते, काउंसलिंग करते, प्राइमरी सोर्स के पास जाते, डिस्कस करते और एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन करते, क्योंकि उससे पहले प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं था। स्टेट मीडिया था, यानी पीटीवी था। तो ये सारे फिर प्रोग्राम की डाइवर्सिटी हमने क्रिएट की कि हमने स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किस तरह देना है, पॉलिटिकल स्टाइल किस तरह देना है, इन्फोग्राफिक्स इंफोटेनमेंट का शो कैसे देना है, करंट अफेयर का शो कैसे देना है, और फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने कैसे चलानी है। मेरा एक पैशन था डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर। हालांकि चैनल्स के अंदर रेगुलर जॉब नहीं होती डॉक्यूमेंटेरियन की, लेकिन मैं इसको थ्रू आउट अपने करियर प्रैक्टिस करता रहा हूँ और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जिससे सोसाइटी को हम कुछ रीपे कर सकें। मुझे याद है पाशा साहब, 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, तनख्वाह 6000, गुजारा दुशवार, यानी मजदूर की तनख्वाह 6000 होती थी। तो हमने मिनिस्टर खुर्शीद शाह जो कराची वाले हैं उनके साथ हमने बाकायदा तय किया कि हम ये कंपेन लॉन्च करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर आपने 9-10 हज़ार या 12,000, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, आपने ये बिल टैबुलेट करना है। तो हमने कोशिश की और फिर डॉक्यूमेंट्री बनाई हमने, तनख्वाह 6000, गुजारा दुशवार। और फिर उसके बाद एक दूसरा उसके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाई
नन्हे मज़दूर के नाम से, जिसमें हमने ये जो बच्चे लेबर क्लास है, चाइल्ड लेबर है, इसको हमने इसकी ग्रेविटी को हमने बताया उसके अंदर। और फिर शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉ के अंदर भी तब्दीली आई, पार्लियामेंट के अंदर वो लॉ प्रेजेंट किया पीपल्स पार्टी ने, और फिर मज़दूर की तनख्वाह उन्होंने बढ़ा दी। तो मीडिया के अंदर ये फंडामेंटल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने सोसाइटी को कुछ डिलीवर करने के लिए मीडिया की जॉब करनी है, अदरवाइज़ मीडिया की जॉब का कोई तुक या कोई पैटर्न नहीं बनता है। तो ये एक पैशन था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं चली पाकिस्तान के अंदर, तो फिर एकेडेमिया भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। तो फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ की तरफ चला गया। करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं अगर 20-25 साल मैंने काम कर लिया है, तो ये नॉलेज और ये स्किल मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट करनी है। तो मैं फिर टीचिंग की तरफ अपना करियर स्विच कर लिया। तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन मैंने क्या किया, कोविड के बाद मैं कोविड में सोचता रहा कि अब एकेडेमिया में क्या होना चाहिए। तो ज़रा कोविड कम हुआ तो मैंने BS डिजिटल मीडिया की डिग्री लॉन्च कर दी है कि यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुझे तब यकीन था कि अब आगे जो फेज़ पूरे का पूरा डिजिटल मीडिया ही आना है। तो 2021 के अंदर मुझे याद है कि मैंने डिजिटल मीडिया की डिग्री लॉन्च कर दी। तो फिर ये इनपुट होता है जो आपने अपने मुआशरे को और अपने अदारों को आपने देना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीवी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीवी चैनल्स के स्टूडियोज़ और PCR स्टेट ऑफ द आर्ट जो कि मीडिया में प्रैक्टिस हो रहे हैं, ये 2-3 जगहों पे वो इस्टेब्लिश करके दिए, नई डिग्रीज़ लॉन्च करके दी। तो फिर ये समझ लें कि एक जो थर्स्ट था अपने अंदर, एक सुकून होता है वो टीचिंग के अंदर अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया और हमने उसको थर्स्ट को पूरा किया। डॉक्टर साहब, हमेशा ऐसे होता है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का एक आपस में ना कोलैबोरेशन होता है, उससे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे अभी आपने फरमाया कि एकेडेमिया हमेशा पहले होता है, वहाँ से जो है ओरिजिनेट होती हैं, तो फिर जो प्रोफेशन में आती हैं और इंडस्ट्री में आती हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका माशाल्लाह यानी इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, एकेडेमिया का भी एक्सपीरियंस है, दोनों को आप किस तरीके से आप समझते हैं, क्या गैप्स हैं और कहाँ पे जो है ना वो हमें ये उसको पैचअप करने की ज़रूरत है? पाशा साहब, ये इसको हम लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं कि वो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स हैं। वो कहते हैं जी आप स्टूडेंट नहीं सही प्रोड्यूस करते, एकेडेमिया कहते हैं जी आप बच्चों को प्लेस नहीं करते। दोनों तरफ से एक्विजिशन है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों तरफैन का ही कसूर है कि वो ना मीडिया एकेडेमिया के पास आया और ना एकेडेमिया मीडिया के पास गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं 8-10 साल हो गए हैं मुझे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, 10 साल से ज़्यादा होने वाला है। हर जगह पे मैंने ये कोशिश की कि मैं ये गैप मिनिमाइज़ करूँ। तो मैं बहुत सारे चैनल्स को फिर यूनिवर्सिटी में लेके आता हूँ, उनके MOU साइन कराता हूँ, और फिर इंडस्ट्रियल बोर्ड बनते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसी इंडस्ट्री से लोग लेके आते हैं, भाई आप बताएं, आप सजेस्ट करें कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए ताकि हम वो पढ़ाएं और बाद में आप उनके लिए जॉब क्रिएट कर दें। तो इस तरह हम मिनिमाइज गैप कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर, ये हमारे एकेडेमिया के अंदर ये बहुत अरसे से प्रॉब्लम रही है कि हमारा एकेडेमिया एक तरफ होता था और हमारी इंडस्ट्री एक तरफ होती थी। लेकिन अब इस कंटेम्प्रेरी फेज़ के अंदर पाशा साहब वो जो गैप था वो काफ़ी आता है कि हर जगह पे मिनिमाइज हो चुका है। और भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने चैनल लॉन्च किए, या जिनके चैनल्स उन्होंने बाद में यूनिवर्सिटियाँ बना ली हैं। तो आप क्या समझते, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ा है ये इस गैप को कम करने में? हाँ, भी वेरी ओबियस है कि आपकी ऑनरशिप का आप एनालिसिस कर लें तो आपको पाकिस्तानी मीडिया के मॉडल की समझ आ जाती है, जहाँ प्रॉपर्टी वाले भी हैं और एजुकेशन वाले एजुकेशनिस्ट भी हैं और दूसरी तरह के लोग भी हैं। तो ये मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के मीडिया ऑनरशिप का। इससे भी ज़ाहिर बात है मीडिया के हालात पे इसका बड़ा एक रेडिकल इम्पैक्ट आया है, कोई थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल कि AI एजुकेशन, और स्पेशली इन मीडिया तो है ही आपकी टेक्नोलॉजी का नाम, ये माइक्स हैं, ये कैमरा है और ये एनवायरनमेंट जिसके अंदर बैठे हुए हैं, ऑल इज़ यू कैन से कि engulfed बाय द मॉडर्न गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो अब सवाल ये है कि ये जो AI आ रहा है और आ चुका है, बल्कि ये किस तरह से यानी इसको इन्फ्लुएंस करने जा रहा है हमारे इस मेन स्ट्रीम और हमारे इस डिजिटल मीडिया को? पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, और आजकल पूरी इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन फ्लोट कर रहे हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि AI के आने से ये इसको ब्लेसिंग के तनाज़र में आप ज़्यादा समझें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आफ्टर एवरी 10 ईयर्स एक फ्लक्स आता है, और ये फ्लक्स वेलफेयर के लिए भी होता है, इसके चैलेंजेस भी होते हैं। तो हमें चैलेंजेस को लेना है, ना कि इसकी एडवेंट से परेशान होना है। AI
की अडॉप्शन दुनिया भर में हो चुकी है। वेस्ट के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और बहुत सारे अदारे, यानी आप हैरान होंगे कि अगर आपने मीडिया की बात की है तो पाकिस्तान के अंदर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। 3 to 4% इसकी रीडरशिप लिमिटेड हो गई है अखबारात की, न्यूज़पेपर की। और मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक है। मैं तो इसको कल्चरल डमाइस कहता हूँ कि इतना रिच कल्चर था जिसकी डमाइस हो रही है, और नो बडी इज़ गोइंग टू ऐड, यानी AI की इंटीग्रेशन कोई करना ही नहीं चाह रहा। आप वाशिंगटन टाइम को देख लें, आप न्यूयॉर्क टाइम को देख लें, आप BBC को देख लें। BBC ने एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जूसर इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने न्यूज़ रूम के अंदर। अब आप देखें कि न्यूज़ रूम के अंदर जो अखबारात और मैगज़ीन्स हैं, इनका डेटा कितना रिच हो सकता है। कैन यू कंसीव दैट कि पिछले 5 साल की स्टोरी, 10 साल की स्टोरी, 20 साल की स्टोरी, उन स्टोरी से उस मुआशरे की हिस्ट्री, उसके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर की समझ आती है कि नहीं आती। वो डेटा होता है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये AI सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, ये उन डिजर्स को लेते हैं, उनका नैरेटिव डिज़ाइन करते हैं, और वो स्टोरी रीपब्लिश होती है उनके मैगजीन्स के अंदर, उनकी वेबसाइट्स के अंदर। यानी उन्होंने अपने आप को यूँ समझ लें कि सोसाइटी से अलग नहीं किया, सोसाइटी के अंदर रखा हुआ है, और अपनी जो उनकी ऑथेंटिक एक प्लेसमेंट है, ऑथेंटिसिटी है और वेरीफाइएबल कंटेंट है, उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंटेड मटेरियल है, जिसको हम रसायल, जराइद वगैरह और अखबारात हैं, तेज़ी से इनका रुझान कम हो रहा है। रुझान कम होने की इम्प्लीकेशन पे बात करें तो एक ड्रास्टिक एंगल उसका सामने आता है कि हमारी जो यूथ है वो बहुत वोलाटाइल है, बहुत एक्टिव है, लेकिन कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं होगा, सब्सटेंस नहीं होगा, तो फिर आप देखेंगे किस तरह के आइडियाज़ और क्रिटिकल अप्रोच किस तरह की डेवलप होगी। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी यूथ के लिए। और वो कंटेंट लेस आप कह लीजिए, जो कंटेंट डेवलप भी हो रहा है उसके पीछे कोई डेप्थ नहीं है, उसके पीछे कोई नॉलेज नहीं है, उसके पीछे। ऐसा मैं एक सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि जब TV आया था 2002-3 में, तो उस वक्त भी हमें ये चैलेंज दरपेश था कि शायद अब लोग अखबार नहीं पढ़ेंगे, लोग अब मैगज़ीन नहीं लेंगे, ख़रीदेंगे। अच्छा, ये तो आज 20 साल बाद हम ये बात कर रहे हैं कि जी अब जब AI आ गया है, तो अब क्या उस वक्त हमारा क्या यानी रवैया था इसके वाले से, और अब क्या है, और इसको हम किस तरीके से एक नए एक्सपीरियंस में इसको हम चेंज कर सकते हैं? देखें पाशा साहब, इसमें कोई ऐसी मुबहम चीज़ नहीं है। देखें, टेक्नोलॉजी जब आती है तो ये मीडिया की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इवन मैं आपको मीडिया की आपसे शेयर कर लूँ कि अगर आप अखबारात देखें तो प्रिंटिंग प्रेस 70s और 80s के, और फिर 90s के, और फिर 2000 के, आपकी लेटेस्ट मशीन, आपकी जर्मन मशीन इंट्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई, जिसको हम लेज़र प्रिंटिंग भी हम कहते हैं। तो ये डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की, जो कि आपके प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करती है, वीक नहीं करती है। TV चैनल्स के अंदर जब पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ तो यूमेटिक और बीटा कैमरास होते थे, और उनकी केसेट होती थी, यानी मार्फत के तौर पे आपने VCR की टेप देखी होगी, उसी साइज़ की यूमेटिक की टेप्स होती थी, और 20-22 मिनट कंटेंट उसमें रिकॉर्ड होता था। मैं खुद उस ज़माने में प्रोड्यूसर होता था, और कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाते तो हमने 2 बड़े थैले हमने भरे होते, जिसके अंदर हमको 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे का टेप्स होती, जो कि हम फील्ड में रिकॉर्ड करके आते। चंद सालों के बाद वो टेप मिनिमाइज़ हो गई। मैं इवन 2007 में मलेशिया गया नेशनल जियोग्राफिक स्कॉलरशिप पे, और वहाँ बीटा कैमरास पे मैंने रिकॉर्डिंग करवाई, क्योंकि रिसोर्स वहीं से मिला था मुझे, और उन्होंने वापसी में मुझे बीटा टेप्स दे दिए। मैं वापस आया तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में बीटा का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया था। मैं फिर PTV रब्ता किया, और PTV के अंदर लकीली बीटा प्लेयर मशीन्स अवेलेबल थी, उन्होंने मुझे वो कंटेंट कन्वर्ट करके दिया, तो हमने यूज़ किया। और फिर चंद सालों के बाद हमने देखा कि वो टेप्स भी सारी गायब हो गई, तो मिनी DVs आ गई। तो मिनी DVs ख़त्म हो गई तो वो कार्डलेस कार्ड्स आ गए। तो लेकिन देखें, ये टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है, इसने आगे भी टेक्नोलॉजी स्मार्ट फैसिलिटेट किया है इसने टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट की है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि AI जो है वो अब मीडिया इंडस्ट्री में क्या इंकलाब लाने जा रहा है? देखें पाशा साहब, AI से अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही हमें करना चाहिए। AI आपके काम को स्मूथ कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी मैन पावर कंट्रोल हो रही है, जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। तो ऑटोमेशन यानी स्मार्ट वर्क इससे ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गया।
एआई ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंदर आप देखें उसका इस्तेमाल क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंदर आपने आपकी जो टीआरपी है वो डेमोग्राफिक्स पे बेस करती है। अगर एआई सॉफ्टवेयर वहाँ यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी के साथ अपनी टारगेट ऑडियंस को आप मेजर कर सकते हैं, टेबुलेट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। उनके लिहाज से आप अपनी प्रोग्रामिंग को शेप अप कर सकते हैं। एआई सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट करेंगे। एआई एडवर्टाइजिंग के अंदर यूज़ हो रही है। स्प्राउट सोशल एक सॉफ्टवेयर वहाँ यूज़ हो रहा है जो एड्स आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए बनती हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचती हैं, डेमोग्राफिक्स को कैसे टच करती हैं और पर्सनलाइज कंटेंट कैसे वहाँ से क्रिएट होता है, ये एआई सपोर्ट कर रहा है। एआई कंटेंट क्रिएशन में यूज़ हो रहा है, एआई कंटेंट कुरेशन में यूज़ हो रहा है। तो हम इसके एस्केप कैसे कर सकते हैं? इससे तो काम और ज़्यादा स्मार्ट वे से होना शुरू हो गया। मैं अगर थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन में बताऊं तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी एक रेवोल्यूशन है जो एआई की सपोर्ट से हुआ है। आपके पास अगर हिस्टोरिकल डेटा है, बहुत पुराना डेटा है, इलेक्शन का डेटा है और किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का डेटा है, उस डेटा की क्रिएटिव विजुलाइजेशन करना डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपके लिए अवेलेबिलिटी है। आप उनकी पावरफुल आप ग्राफ्स बना सकते हैं, उनके चार्ट्स आप बना सकते हैं। आप उस डेटा को स्टोरी टेलिंग मोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आपका जो पास्ट डेटा है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स के साथ आपकी ऑडियंस पे इम्पैक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि कंटेंट क्रिएशन में भी इसका एक रोल है। ये फरमाइए कि ये आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में और आपकी वॉइस ओवर में, आपकी एडिटिंग में, आपकी इवन एनिमेशन में और ग्राफिक्स में किस हद तक आप समझते हैं कि अभी इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है या होने जा रही है? देखें पाशा साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि 100% इसकी ये इसकी एडिशन हो चुकी है। यानी इतनी ज़्यादा एडिशन हो चुकी है कि अगर मैं अडोबी स्वीट की बात करूं जो 2025 का वर्जन है, अगर आप उसको चेक करें तो वो एआई इंटीग्रेटेड है। यानी जहां फोटोशॉप आपको लर्न करने के लिए महीनों चाहिए होते हैं, अडोबी प्रीमियर पे काम करने के लिए महीनों आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, बेसिक एनिमेशन के लिए या टूल आप यूज़ करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते थे। अब 2025 स्वीट या अडोबी का उन्होंने वो अपने अंदर रेवोल्यूशन ले आए हैं। वो एआई इंटीग्रेशन बेस्ड है। आप अडोबी एक्सप्रेस देखें, अडोबी एक्सप्रेस के अंदर आप जितनी मर्जी आप सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कर लें, आप बैनर बना लें, आप लोगोस क्रिएट कर लें, क्रिएटिव लोगोस हैं और एआई इंटीग्रेशन टैब है उसके अंदर आपको वो सपोर्ट देगा। अडोबी फायरफ्लाई के अंदर आप अपने कंटेंट से आप वीडियो क्रिएट करवा लें, आप पोस्टर क्रिएट करवा लें, आप पिक्चर्स क्रिएट करवा लें। तो ये एक रेवोल्यूशन है जो एआई की सपोर्ट से मीडिया की डिज़ाइनिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है और ये हैसल फ्री है और यानी ईजी है आपकी जो है ना वो। अच्छा, इसमें मतलब एक और बात मैं चाह रहा हूँ इसमें ऐड कर दूँ। कहते हैं ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है ना वो इससे जो डिमिनिश हो रही है या उस कंप्रोमाइज़ हो रही है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें जितने भी आपके एआई सॉफ्टवेयर हैं, चैट बूट्स हैं, ये इनमें वो समझ लें कि सिंपथी नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो अगर आपने इमोशंस क्रिएट करने हैं तो सब्सटेंस सबसे पहले आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अगर एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं या चैट बोट्स आपने यूज़ करने हैं, जेमिनी आपने यूज़ करना है, चैट जीपीटी यूज़ करना है, जैस्पर यूज़ करना है, क्लॉड यूज़ करना है, इनको यूज़ करने वाले का प्रायर नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रायर नॉलेज नहीं होगा तो ये आपको हलूसिनेट कर सकते हैं। इसको हम हलूसिनेशन कहते हैं। बल्कि इस खौफनाक हद तक हलूसिनेशन होती है। मैं हमेशा बच्चों को भी ये एडवाइस करता हूँ कि चैट जीपीटी आपने यूज़ करना है तो आपका प्रायर नॉलेज होना चाहिए और चैट जीपीटी को अपने पेट की तरह आप यूज़ करें। उसके यूज़ करने के प्रोटोकॉल उसको टेम करें, उसको टेम करें और उससे डिज़ायर आउटपुट आप लें। लेकिन ये ना समझेंगे चैट जीपीटी ये अल्टीमेट कंटेंट है। ये भी तो ह्यूमन एम्बेडेड एल्गोरिदम है और जितना डेटा उसके अंदर ह्यूमन ने एम्बेड किया होगा उसके उसी से डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको ये बायसनेस शो कर दे। आप कश्मीर के ऊपर डेटा सर्च करें, पैलेस्टाइन के ऊपर सर्च करें तो आपको चैट जीपीटी यानी डिपेंडेंसी 100% नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको आपके पास नॉलेज हो जिसको आप साथ उसको चेक कर सकते हैं। यस ओबियसली आपने बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने काम को आपने स्मार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट करना है एआई सपोर्टिव टूल्स की वजह से। इसके ऊपर आपने 100% डिपेंडेंसी नहीं करनी। 100% डिपेंडेंसी करेंगे तो फिर जो एक माइंड फर्टाइल एंगल है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, अप्रोच कहते हैं, वो अप्रोच आपकी डेवलप नहीं होती। तो उससे फिर हम सही रिसोर्स पैदा ग्रूम नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि एआई जर्नलिज्म, खबर और जो खबर की सेंस है उसको अब अथेंटिक करेगा या उसको जो क्वेश्चनेबल कर देगा?
पाशा साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो कामयाबी की पहचान है, जिसकी ट्रस्ट वर्दी है, ऑडियंस के अंदर इतमाद है, वो लेड जर्नलिज्म पे काम करता रहा है। उसको हम कहते थे लेड जर्नलिज्म, यानी लेयर के अंदर आपकी स्टोरी आई है, आइडिया मैच्योर हुआ है, दूसरे डेस्क ने देखा है, तीसरे ने देखा है, फिर ऊपर किसी डायरेक्टर ने या एडिटोरियल बोर्ड ने उसको अप्रूव किया है। इसको हम लेड जर्नलिज्म कहते हैं। जब आपकी लेड जर्नलिज्म एब्सेंट हुई और आपके टीवी चैनल और मेन मीडिया से जो सीनियर एंकर थे वो रिटायर हो गए, उन्होंने छोड़ के सोशल मीडिया पे चले गए, और फिर जो वहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, उस गैप की वजह से इस माशरे के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, उसका सैलाब इस माशरे के अंदर उतरा। फिर एआई की एग्जांपल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लेड जर्नलिज्म नहीं होगी और एआई टूल आप यूज़ करेंगे सिंगल हैंडेडली, तो उससे फिर बायसनेस जा सकती है, उसमें कोई वेग डेटा जा सकता है, रॉन्ग डेटा जा सकता है, प्रोपोगंडा एंगल उसके अंदर जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर खुशाइन बात ये भी है कि इंटरनेट जर्नलिज्म स्टार्ट हो गई है। इंटरनेट जर्नलिज्म में जिससे आज़ाद उर्दू डिजिटल का कॉन्सेप्ट है या नुक्ता डिजिटल का कॉन्सेप्ट है, वो भी न्यूज़ रूम पे बेस करते हैं। आप अगर उन चैनल्स को ऑब्जर्व करें तो वो भी न्यूज़ रूम की हायरार्की है। एआई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो न्यूज़ से जो न्यूज़ की अप्रूवल है, उसकी रीफ्रेजिंग है और उसकी एडिटिंग है और उसकी पब्लिशिंग है, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर एआई के एथिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एथिकल चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए और स्टेट को स्टेप फॉरवर्ड करके पाकिस्तान के अंदर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन और सर्विलेंस सिस्टम ना होने से हमारे माशरे के अंदर एक पैनिक और अनरेस्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा वही मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन और एआई जनरेटेड फेक न्यूज़, इवन पिक्चर्स भी, इवन वीडियोज़ भी, अब जारी बात ये तो हम अपने गिर्द देख रहे हैं, लेकिन हमें अभी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसमें से कौन सी रियल है और कौन सी एआई जनरेटेड है। इस आप कह लें चैलेंज को कैसे फेस किया जाए? देखिए, इसमें स्टेट को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एआई और एआई जनरेटेड डी फेक टेक्नोलॉजी और डी फेक कंटेंट जो यूज़ हो रहा है, इसकी सर्विलेंस सही तरह से नहीं है सोसाइटी के अंदर, यानी इनको पकड़ा नहीं जा रहा। उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ों को मॉर्फ कर दें, एडिट कर दें, उनको चेंज कर दें, ऑडियो डी फेक ऑडियो आप क्रिएट कर लें और पैनिक क्रिएट कर दें। उसकी जो रिपरकशन है उससे बचना नामुमकिनात में से है, और उसके बड़े ड्रास्टिक जो इम्प्लीकेशन है सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने यूक्रेन और रूस की वार में देखा होगा कि उनका जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, अभी जंग उनकी ज़ोरों पे थी और उसकी यही वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी, और वो अपने फौजियों से कह रहा है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। तो वो उसकी एक मूवमेंट से वो यूक्रेन को एक ज़बरदस्त वहाँ पे नुकसान पहुँचा, क्योंकि वो सोशल मीडिया की जो न्यूज़ थी एआई बेस्ड वो अपना काम कर गई थी। आपको याद होगा कि पीटीआई जो लास्ट इलेक्शन हो रहा था उसमें पीटीआई के एक टॉप लीडर की एआई ऑडियो जनरेट की गई कि देखें जी, आप इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट कर दें, तो उसकी जो डिसमिनेशन है वो करोड़ों इंसानों तक पहुंच गई बड़ी तेज़ी से, क्योंकि ये ट्रैवल करती है क्लस्टर फॉर्म के अंदर। तो एआई, मैं हमेशा कहता हूं कि एआई और डी फेक टेक्नोलॉजी से सिर्फ सोसाइटी ही डिस्टर्ब नहीं हो रही, इससे हमारी जो मोरालिटी है, इखलाकियात मुतासर हो रही हैं, मईशत मुतासर हो रही है। इस माशरे के अंदर जो इसकी बुन्नत थी, खूबसूरती थी, वो ख़त्म हो रही है, बर्दाश्त और टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। तो इसकी रिपरकशन और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर हैं। स्टेट को चाहिए कि वो इन अकाउंट्स की सर्विलेंस करे, और ये मुश्किल काम नहीं है। ये कोई इतने कोई अटॉमिक वार हेड्स आपको इसके लिए नहीं चाहिए। जितने आपने कनेक्शन दिए हुए हैं उनको सर्विलेंस करना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप सर्विलेंस करें कि कहीं से इस तरह की चीज़ें ना आएँ। इससे चीज़ें आने का नुकसान ज़्यादा है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ शर होता है उसके अंदर खैर भी छुपी होती है। ये चंद सालों पहले की बात है कि थर के अंदर 30 न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो गई, और कोई मेन स्ट्रीम चैनल उनको नहीं कवर कर रहा था, उनको पता ही नहीं था। तो वहीं किसी ने, लोकल जो गांव का एक लड़का था, उसने उसकी खबर बनाई छोटी सी और उसकी तस्वीरें बनाई और उसने कराची किसी को भेज दी। उसके बाद फिर अगले 2-3 दिन तक ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म नहीं हुई और वहाँ पे रेस्क्यू पहुँचा। तो ये चीज़ें आगे फिर इनका पॉजिटिव एंगल भी है।
तो लेकिन चीज़ें सारी मिक्स हुई हैं, यानी शर भी मिक्स है और खैर भी उसके अंदर मिक्स है। तो हमें इन चीज़ों को अलग अलग करके जो AI बेस्ड कंटेंट है इसकी कोई हद हमें तयन करनी पड़ेगी और इसकी सज़ाएं हमें देनी पड़ेंगी ताकि लोग इस चीज़ से हट जाएं, वरना इससे फिर मुआशरे के अंदर और ख़तरात भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि 2 लेवल मैं चाहूँगा कि आप इस पर मुझे ज़रूर अपनी इनसाइट दीजिएगा कि एक लेवल ये है कि पब्लिक अवेयरनेस लोगों को, चूँकि आप तकरीबन हर बंदा ही डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, तो उसको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इसकी क्या लिमिट्स हैं, इसके अंदर क्या, जैसे अभी आप कह रहे थे लेट जर्नलिज्म है, तो कम से कम उसको वो जो बुनियादी जो एथिक्स हैं सहाफ़त की, जर्नलिज्म की, और उसको ये खबर देने के हवाले से जो आपकी चीज़ों को चेक करना या वेरीफाई करना या फैक्ट चेक है, उसको करने के बाद उसको जो खबर को देना, इस हवाले से भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर अगर वो इसके बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं, उसके लिए बजारी बात है फिर स्टेट का वो एक रोल होगा कि स्टेट आएगी और फिर उसको जो है ना उसको उस चीज़ को रोकेगी। देखिए आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आप सारी कौम को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कैप्सूल के अंदर नहीं छोड़ सकते। आपको उनको ट्रेंड करना, सर्विलेंस करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब बूम पे था, टीवी चैनल्स, तो तब भी न्यूज़ की अथेंटिसिटी पे क्वेश्चन होते थे। किस वजह से होते थे? उनको हम OSRs कहते हैं, आउट स्टेशन रिपोर्टर्स कहते हैं। यानी एक चैनल का एक हेड ऑफिस है, वहाँ पे 200, 300, 400 एम्प्लॉइज़ हो सकता है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद में उनके नुमाइंदे होते थे और उन OSR से ऐसी ऐसी ख़बरें आती थी जिससे आप यूँ समझ लें कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और फ़ायदा पहुँचाना, बायसनेस, उस तरह का कंटेंट। तो तब भी हम ये एतराज़ करते थे कि देखें आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अनगाइडेड मिसाइल छोड़े हुए हैं, यानी इतने OSRs जिनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं है, न्यूज़ वो सेंस कैसे करें अपने माशरे के अंदर, उनकी ट्रेनिंग करें। तो इसके लिए पाशा साहब हम बड़ी एफर्ट करते रहे, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर, प्रेस क्लब के अंदर जाके, शहरों के अंदर हमने एक ट्रेनिंग का रोल परफॉर्म किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम नहीं कर सके। सेम इज़ द केस विद AI एंड सोशल मीडिया टूल्स, कि सोशल मीडिया के लाइसेंस तो आपने 17-18 करोड़ कनेक्शन तो आपने दे दिए माशरे के अंदर। मैं तो कहता छोटा सा बच्चा ही है जिसको समझ नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन या एक्सेस नहीं है, अदरवाइज एवरीबॉडी कैरिंग ए स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन फिर यूज़ करना, उस पर न्यूज़ किस तरह की फ्लोट करना, किस तरह की फॉरवर्ड करना। सर व्हाट्सएप का ये हालात हैं कि व्हाट्सएप एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी यूज़ करती है और 62% to 70% व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्डर्स मैसेज मिलते हैं। यानी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, जो लोग बगैर देखे बगैर सुने वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का बायस है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसको हम मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं, MIL कहते हैं। मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम पढ़े लिखे और छोटे शहरों के लोगों को मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी होगी। लेकिन इसकी एक बड़ी रोबस्ट कैंपेन स्टेट को करनी चाहिए, उसमें स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए और छोटे शहरों में जाके लोगों को मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी की अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, ताकि लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, उसको पहचान सकें और इसको फॉरवर्ड करने से भी परहेज़ करें। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अब जो कि ये इतना बड़ा हमारे पास AI का एक मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में AI जो है वो मीडिया के अंदर मुलाजमतों को ख़त्म करने जा रही है या ये सिर्फ खौफ ही है? पाशा साहब ये सिर्फ खौफ ही है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, आपने देखा होगा, हमने अपने बचपन में सुना हुआ है, जब सिलाई मशीन्स आई थी तो वो हाथ की सिलाई वाले परेशान हो गए थे और बहुत सारे हाथ की सिलाई वाले कारीगरों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू नहीं किया था मशीनों को। ये क्या जादू का आला आ गया, हम नहीं करते। लेकिन आपने देखा वक्त के साथ वो पीछे रह गए और जिन्होंने मशीन को अडॉप्ट किया था वो कहाँ से कहाँ आगे पहुँच गए। तो टेक्नोलॉजी के साथ ज़िद नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबिलिटी है, आप कंपैटिबिलिटी करें, अडॉप्शन है, उसको अडॉप्ट करना और उसकी अडॉप्शन है। और आपने देखा है कि पहले पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती थी, अब आपकी एग्रीकल्चर IoT बेस्ड है, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स कहते हैं। कंडक्टर हैं, फिजिकल हैं और वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर है। वो कंडक्टर आपको बताते हैं कि आप इस ज़मीन के पेस्टिसाइड आपने कितना डालना है, आपने कितना स्प्रे इसके अंदर करना है। तो ऑटोमेशन तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे फिर ऑटोमेशन भी आ रही है। इवन आप हैरान होंगे, अमेरिका एग्रीकल्चर कंट्री है और अमेरिका में एग्रीकल्चर से जो एसोसिएटेड हैं हर 3 में से 1 बंदा
वो डिसलोकेट हो रहा है, उसकी जॉब ख़त्म हो रही है ड्यू टू ऑटोमेशन एंड ड्यू टू एआई सॉफ्टवेयर यूजेज। तो इससे घबराना नहीं है, इसकी अडॉप्शन करनी है। और फिर दूसरा खुशाइन बात यह है कि एआई सॉफ्टवेयर आपके यूज़ होते हैं तो क्या ये कोई मैजिक थोड़ी है या ये डिवाइन इंस्ट्रूमेंट थोड़ी हैं। ये जो सॉफ्टवेयर चलते हैं इनके पीछे एक ऑपरेटिंग फोर्स भी तो होती है ना, तो आपने वो ऑपरेटिंग फोर्स बनना है और आपने इनको अपने मुताबिक चलाना है, ना कि उनके अंदर कोग्निटिव एबिलिटी है कि वो अपने तौर पे वो फैसले कर सकें। तो इसलिए इससे घबराना नहीं है, इससे स्मार्ट वर्क होना है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी है, टाइम बचना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो ह्यूमन एनर्जी है उसका मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आप एक उस्ताद भी हैं, मीडिया ट्रेनर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि एक मीडिया के स्टूडेंट को और मीडिया के तालिब इल्म को अब ये कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी और ए टूल भी सीखने पड़ेंगे? देखें पाशा साहब, आप और हम कुछ 25-26 साल पहले यूनिवर्सिटियों में थे, तब करिकुलम के क्या हालात थे और फिर जब टीवी जर्नलिज्म आई तो करिकुलम चेंज हुआ। अब अगर एआई की इंटीग्रेशन है और आपके जो करियर प्रॉस्पेक्ट हैं अखबारात के अंदर और टीवी चैनल के अंदर वो मिनिमाइज़ हुए हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि आपके करियर कहाँ पे प्रॉस्पेक्ट हो रहे हैं। और ये याद रखने वाली चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन को कभी शिकस्त नहीं है, इन्फॉर्मेशन को कभी हार नहीं है, इन्फॉर्मेशन की हमेशा नीड रहेगी इस माशरे के अंदर। तो इसलिए मैस मीडिया तो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपके मार्केट के जो बदलते हुए हालात हैं, जो चेंजेस हैं, आपने उन सॉफ्टवेयर की अडॉप्शन करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने सब्सटेंस को ज़्यादा भरना है। यानी मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कि सिर्फ मशीनों को आपने ऑपरेट नहीं करना, और भाई आपके अंदर सब्सटेंस नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को भी सही फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। चाइनी एक प्रोवर्ब मुझे हमेशा याद रहती है कि रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देन योर कंटेंट विल फ्लो लाइक ए स्टॉर्मी रिवर। तो ये स्टॉर्मी रिवर आपने बनाना है, तो आपने कैसे बनाना है? रीडिंग करके। तो भाई रीडिंग करें, बुक्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, अपना सब्सटेंस बेहतर करें, फिर आप देखें कि इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम आप इन्हेंस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, क्योंकि आपका तलब भी एक जामिया के साथ है, यूनिवर्सिटी के साथ है, तो यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है या कंटेंट है स्पेशली मीडिया के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि उसके अंदर अपडेट्स होनी चाहिए और क्या उसके अंदर एडिशन होने चाहिए कि हम इस वक्त अप टू द मार्क हो जाए? देखें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं तो एआई टास्क फोर्स यूएमटी का सेक्रेटरी हूँ, इस बोर्ड का हिस्सा हूँ। इस यूनिवर्सिटी का तो सोल एजेंडा ही यही है कि हमने स्किल्स देनी है और एआई बेस हमने एजुकेशन देनी है। यानी बहुत रेडिकल चेंजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही हैं। आपने टाइम टेबल देखा होगा कि टाइम टेबल बनता है तो एआई बेस टाइम टेबल बनने को जा रहा है कि वो एक पूरी यूनिवर्सिटी का एआई बेस टाइम टेबल बनेगा। आपको एआई ट्यूटर्स की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है कि आप वो ट्यूटर से आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यानी जो चैट जीपीटी स्पेशलाइज्ड वर्जन्स हैं वो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिए हुए हैं कि आप एआई ट्यूटर से काउंसलिंग कर दें। इसके अलावा रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही है। एडमिशन सेक्शन के अंदर कभी आप विज़िट करें तो आपको वहाँ रोबोट्स गाइड करते हुए नज़र आएंगे। तो एक रेडिकल चेंजेस है जो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मोटो भी ये है कि हमने एआई बेस्ड स्किल सेट को हमने बढ़ाना है। तो बड़ा रैपिडली काम हो रहा है जी, माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, मीडिया इंडस्ट्री एआई के लिए तैयार है, आप समझते हैं? पाकिस्तान की इंडस्ट्री एआई के लिए तैयार नहीं हुई तो अखबारात वैनिश होना शुरू हो गया। इनको भी चाहिए था कि एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करते और अखबारात की जो आर्काइव जिसे हम कहते हैं, उस आर्काइव में कितना रिच डेटा पड़ा होता है। यानी आप देखें कि 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s कितने बड़े बड़े पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल हुए हैं। आप उन डेटा जो आपके वेयर हाउस में होगा, आर्काइव में होगा, उस डेटा को आप उसका एक नैरेटिव डिज़ाइन करके आप स्टोरी पब्लिकेशन, यानी कॉस्ट कोई नहीं है उसके अंदर, आपको मैन पावर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आप उसी डेटा को यूज़ करके अपनी पब्लिकेशन को बढ़ा के इस सोसाइटी को आप हिस्ट्री से अवेयर कर सकते हैं। लेकिन अखबारात ने ऐसा कुछ नहीं किया और यही वजह है कि अखबारात धड़ धड़ पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं। टीवी चैनल्स हैं तो टीवी चैनल्स को एआई अडॉप्शन करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर देन नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच टीवी चैनल। अभी भी इसकी जो व्यूअरशिप है वो 16% तक लिमिटेड हो गई है न्यूज़ चैनल्स की। लोग इसको नहीं देख रहे हैं। ना देखने की क्या वजूहत हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 तरह की ख़बरें आपके चैनल पे होनी चाहिए। पॉलिसी न्यूज़ है, एक्शन न्यूज़ है और स्टेटमेंट न्यूज़ है। स्टेटमेंट न्यूज़ आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, तो सीएम ने ये कहा। और पॉलिसी न्यूज़ है,
आवाम की वेलफेयर के लिए क्या आने वाला है, और एक्शन न्यूज़ है, क्या वाक़यात बड़े बड़े हो रहे हैं कि बड़े बड़े नहीं हो रहे। और पाकिस्तानी टीवी चैनल के साथ अलमिया ये है कि उनकी पॉलिसी न्यूज़ और एक्शन न्यूज़ ख़त्म हो गई, सारी की सारी क्या रहेगी, स्टेटमेंट न्यूज़। तो स्टेटमेंट न्यूज़ को तो फिर यूथ नहीं देखने वाली। यही वजह है कि एक्शन और पॉलिसी न्यूज़ के लिए वो यूथ ने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया, और सोशल मीडिया पे जितना वेग कंटेंट है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, उसी सैलाब के अंदर हमारी यूथ की वो ओरिएंटेशन बिल्ड नहीं हो रही। अच्छा, ये फरमाइए कि आप भी माशाल्लाह चूँकि यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ी अहम पोजीशन पर हैं, जो अभी मीडिया का स्टूडेंट आ रहा है, यानी इंडस्ट्री में आना चाहता है और अपना काम करना चाहता है, कैरियर बनाना चाहता है, उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या चीज़ें करे और क्या चीज़ें पढ़े? मीडिया स्टूडेंट्स को तो पाशा साहब हम ये हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको वन स्टेप अहेड होना चाहिए। यानी हमने वहाँ आपको हम विज़िट कराते हैं, वहाँ हमने स्टूडियो और पीसीआर के जो सॉफ्टवेयर हैं वन स्टेप अहेड वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं कि जो मेन न्यूक्लियस या मरकज़ होता है वो आपका एकेडमिया होता है, देन इंडस्ट्री आती है। तो आप अगर आपका एकेडमिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आप इंडस्ट्री में बच्चों को कैसे सर्व कराएंगे। तो बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि आप मीडिया की जो बदलती हुई जहतें हैं उसके अंदर आप इमर्सिव मीडिया की तरफ आ जाएं, आप 360 प्रोडक्शन की तरफ आ जाएं, यानी 180 क्रॉस को छोड़ दें। ये एक पुरानी ग्रामर हो गई है, 180 क्रॉस चलता रहे मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर हम फॉलो करते रहे हैं। आप 360 और इमर्सिव मीडिया के अंदर आ जाएं, डिजिटल मीडिया सीखें और डिजिटल मीडिया के सॉफ्टवेयर आप सीखें। जिस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर आर प्रोग्रामिंग है, टैबलो है, उसके अंदर ये बड़े इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं। पाइथन बहुत इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है। इवन कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब ख़त्म हो रही है, पाइथन आपको एआई बेस्ड कोडिंग आपको जनरेट करके दे रहा है। मीडिया के अंदर भी वो उसका एडवांटेज दे रहा है। तो आपने आगे फिर ये सॉफ्टवेयर सीखने हैं, इनके एडवांस लेवल आपने सीखने हैं, सब्सटेंस आपने सीखना है, रीडिंग आपने करनी है, और इमर्सिव मीडिया की तरफ जाना है, वर्चुअल रियलिटी की तरफ जाना है, और फिर इस माशरे के अंदर और इस मार्केट के अंदर आपके लिए रोज़गार के रास्ते खुल जाएंगे। और मैं फिर स्टूडेंट को ये भी हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपने जॉब सीकर नहीं बनना, आपने जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो कोशिश करें कि आप चीज़ें सीख के आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ ताकि आप आगे लोगों को अपना रोज़गार प्रोवाइड करें। ये बड़ा अच्छा है आपने कि अगर आप यानी जॉब सीकर हैं तो सारी बात। वो पिछले दिन में सवाल भी यही आ रहा था कि हम एक स्टेप अहेड हों, हम चीज़ें सीख रहे हैं, नए टूल सीख रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं वहाँ चीज़ें हैं ही नहीं, तो समझते हैं कि शायद ये पता नहीं कोई मतलब कि कहाँ से आ गए हैं। तो ऐसे माहौल में वो स्टूडेंट तो जाहिर बात उस इंडस्ट्री में तो फिट नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही बात की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है, ये मीडिया के स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं उनको डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम तो नहीं है। जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको अपनी सेल का आउटपुट चाहिए होता है, उनको चेंजिंग ट्रेंड्स चाहिए होते हैं, फ्यूचर के ट्रेंड्स उनको चाहिए होते हैं, अपनी सेल से उन्होंने क्या गेन किया, लॉस किया, जिसको हम आरओआई कहते हैं, वो उनको चाहिए होता है। तो डेटा एनालिटिक्स आप सीखें और आप टॉप पोजीशन के ऊपर जाएं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर काम करें। अब आपकी जो ऑप्शंस हैं मीडिया स्टडीज़ के बाद, वो सिर्फ आपकी टीवी और अखबारात तक लिमिटेड नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बिजनेस के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ मीडिया के टूल यूज़ करके आप उनको एडवांटेज दे सकते हैं और अपनी जॉब को, आप करियर को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइए कि ये जो आपने जितनी बातें बताई कि इस वक्त जो फ्लडिंग है कंटेंट क्रिएशन की, और उसके लिए चूँकि ट्रेनिंग नहीं है, वो एथिकल बाउंड्रीज़ भी नहीं हैं, और वो जारी इतनी बड़ी, जैसे आपने फरमाया कि हम इतनी बड़ी कम्युनिटी को, इतनी बड़ी नेशन को उस तरह से ट्रेन भी नहीं किया जा सकता। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसका यानी हल हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है? किस तरीके से हम ये जो अखलाकी और जो एक ज़िम्मेदारी है मीडिया के हवाले से वो लोगों को बता सकते हैं? चाहूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आपकी तरफ से मैसेज चला जाए। अच्छा पाशा साहब, इसमें स्टेट इनिशिएटिव ले सकती है। ये कोई एक आम सिंगल पर्सन तो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। स्टेट को चाहिए कि पाकिस्तान, देखिए यूट्यूब के जितने भी ऑनर्स हैं, क्या डेटा नहीं है स्टेट के पास डेटा है, वो उनको क्लासीफाई करें, उनकी कैटेगरीज बनाएं, और वो उनको फिर देखें कि छोटे शहर और बड़े शहरों, अर्बन और रूरल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। और लकीली आप जानते हैं कि प्रेस क्लब स्मॉल सिटीज़ के अंदर भी हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर भी प्रेस क्लब्स हैं। तो उस वेन्यू को इस्तेमाल करके उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको एथिकल इम्प्लीकेशन समझाई जाएँ, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रूल्स को आपने फॉलो करना है, एथिकल वैल्यूज़ क्या होनी है, सोसाइटी को किस तरह बांध के रखना है, आपने वहाँ पे कोई नफ़रत नहीं फैलानी, इश्तिहार अंगेज़ी आपने नहीं करनी। तो ये डिफरेंट क्लब्स को इंगेज करके जो स्टेट की टेक्निकल टीम है और फील्ड के टेक्निकल लोग हैं, उनसे एक ट्रेनिंग हो सकती है
और वो ट्रेनिंग करके फिर उनको सर्विलेंस किया जाए, यानी स्टेट ऐसा अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करे, ऐसा अपना ओरा इस्टेब्लिश करे कि उनको वो सर्विलेंस कर सके। इससे है कि बेहतरी इस फील्ड के अंदर आने की चांस है। अदरवाइज़ तो फिर ये डिज़ास्टर्स जमा डिज़ास्टर ही हमारे माशरे के अंदर होता जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिरी सवाल मेरा ये है कि पैगाम टीवी आप तशरीफ़ लाए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका हमारे साथ? देखें, पैगाम टीवी तो मैं, वो कहते हैं ना कि मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने दूसरा दरिया देखा। बड़ी मुश्किल हुई मुझे यहाँ पहुँचते हुए, लेकिन यहाँ आके वो सारी मेरी थकावट और पसीना ही गायब हो गया। यानी आपने माशाल्लाह इतना एक्सीलेंट इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। मैं ऐसे आपके प्रोग्राम के अंदर आपकी तारीफ़ ऐसे नहीं कर रहा, मैं ये रियलिटी के अंदर आपके स्टूडियोज़ देखे हैं, उनका साउंड प्रूफिंग देखा है, उनके डिफरेंट सेट्स देखे हैं, आपके कैमरा, आपके गैजेट्स, आपका एडिटिंग, आपका सोशल मीडिया डेस्क, आपका एनिमेशन डेस्क, ये दैट इज़ हाईली वंडरफुल एंड अपलॉडिंग। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस इलाके के अंदर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी एक एथिकल बाइंडिंग आती है कि आप यहाँ की यूथ को एम्पावर करें और उनको सिखाएं और उनको अपने सेंटर्स के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कोलैबोरेट करें, ताकि आपके इस एरिया के बच्चे ख़ास तौर पे आपके सेंटर से इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई आपका मशहूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त दिया, बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने मीडिया इंडस्ट्री, एजुकेशन और सोसाइटी के उसको जो इम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर पर जो एआई की इंटीग्रेशन है हमारे मीडिया इंडस्ट्री के साथ, उसको आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बयान किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने जब देखा कि मीडिया के अंदर एआई का रेवोल्यूशन जो है वो इनएविटेबल है, ये नागुज़ीर है, ये होना ही है। अगर हम इसको एम्ब्रेस करेंगे, इसका इस्तकबाल करेंगे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर जो है, आप इसी इंडस्ट्री को, इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर सोसाइटी के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ आज का ये पैगाम पॉडकास्ट ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।